डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी घर पर ही रह कर के अपने अध्ययन अध्यापन के कार्य को पूरा कर रहे होंगे। आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित होकर के वोकेशनल हिंदी करस्पॉन्डेंस के इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूं और यहाँ पर मैं आपको कार्यालयी शब्दावली में पद नाम का हिंदी रूपांतरण नामक ये चैप्टर, इसी को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ और इसी में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से पद नामों का इंग्लिश से हिंदी रूपांतरण किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको पूर्व की क्लास में इसको अच्छी तरीके से बताने समझाने का प्रयास किया था। मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी कार्यालय में भविष्य में आगे जा कर के कार्यरत होंगे, तो जब आपको कहीं से कोई इंग्लिश में कोई पत्र प्राप्त होगा, तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे शब्द उसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो यदि आपको पहले से ही ये पता होगा कि इंग्लिश से हिंदी में शब्दों की मीनिंग क्या होती है, वो भी ऐसे शब्द जो कार्यालयी शब्दावली के शब्द हैं, जो कार्यालय में जिनका इस्तेमाल किया जाता है, कार्यालय की भाषावली के वो शब्द हैं, और वो टेक्निकल टर्म है, वो पदनाम से संबंधित हैं, वो फ्रेजोलॉजी से संबंधित हैं। तो इसीलिए यह एक पाठ्यक्रम है वोकेशनल हिंदी करस्पॉन्डेंस जिसको कहते हैं। हिंदी में इसको कहेंगे व्यावसायिक हिंदी पत्राचार। वोकेशनल हिंदी करस्पॉन्डेंस को हम कहते हैं व्यावसायिक हिंदी पत्राचार नामक ये सब्जेक्ट है आपका, और इसी को मैं आज कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो आपका इसमें शब्द है, पद का नाम है, वो आज है आपका बिल्डिंग सुपरवाइज़र। बिल्डिंग सुपरवाइज़र आपका इसमें पहला है। बिल्डिंग सुपरवाइज़र आप देखते हैं कि जो आपके PWD के विभाग होते हैं, बिल्डिंग सुपरवाइज़र वहाँ पर तैनात होते हैं, वहाँ पर ये पद है, और जिसको हिंदी में हम कहते हैं निर्माण पर्यवेक्षक। यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो बिल्डिंग और दूसरा है सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र की भी कई बार एग्ज़ाम में ये शब्द पूछा गया है, तो सुपरवाइज़र को पर्यवेक्षक के नाम से जानते हैं। स्पेलिंग भी अच्छी तरीके से सुपरवाइज़र की आप ध्यान में रखिएगा। तो बिल्डिंग सुपरवाइज़र का मतलब हुआ निर्माण पर्यवेक्षक, कि जो भी निर्माण किया गया है उसकी देखभाल करना, उसकी देखरेख करना। जो सरकारी विभाग होते हैं, बहुत से भवन ऐसे होते हैं जो सरकार स्वयं बनाती है, तो उनके लिए बिल्डिंग सुपरवाइज़र होते हैं, जो देखते हैं कि वो अपनी देखरेख में ही सारा निर्माण कार्य करवाते हैं। ये बिल्डिंग पर्यवेक्षक शब्द है, एक पद नाम है। मैंने जैसा कि आपको बताया है PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक सेवा आयोग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है ये। और नेक्स्ट है आपका बैरिस्टर। ठीक है, बैरिस्टर को जैसा कि इसमें बताया गया है कि बैरिस्टर को हम हिंदी में कहते हैं विधिवक्ता। ठीक है, विधिवक्ता। और इनसे रिलेटेड आपको एक दो शब्द और मैं बताता हूँ, जैसे एक होता है लॉयर, ठीक है, और एक शब्द होता है एडवोकेट, ठीक, और एक ये आपका शब्द है बैरिस्टर, ठीक। और एक दो शब्द मैंने कल आपको बताए थे, एडवोकेट जनरल जैसे आपको बताया था, और एक शब्द मैंने आपको कल उसी में बताया था, याद हो शायद आपको, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। एक और शब्द होता है सॉलिसिटर जनरल। तो ये सब मतलब विधि से ही संबंधित होते हैं, जिनको विधि का अच्छी तरीके से ज्ञान होता है, लॉ का अच्छी तरीके से ज्ञान होता है, वहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये आपको जो मैंने प्रारंभिक 3 शब्द बताए, लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर,
ये एक ही जैसे शब्द होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा इनमें माइनर अंतर होता है। तो बैरिस्टर को हम क्या कहते हैं? बैरिस्टर को हम कहते हैं विधि वक्ता। जो विधि के बारे में जानकारी रखता है, विधि के बारे में ही हमेशा बात करता है। हमेशा मतलब जब अपना पक्ष रखता है तो विधि संबद्ध पक्ष रखने के लिए जो व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं बैरिस्टर। लॉयर के बारे में कहा जाता है कि लॉयर वह व्यक्ति होता है कि जिसके पास में लॉ की डिग्री हो, ठीक, जो लॉ को जानने वाला होता है वो हमारा लॉयर होता है, ठीक है। लेकिन लॉयर का अभिप्राय आप ये नहीं कह सकते हैं कि वह न्यायालय में किसी भी पक्ष को रखने के लिए उपस्थित हो सकता है, ठीक है। जैसे किसी ने अगर पढ़ाई की है तो वो लॉ को जानने वाला है, उसके पास में योग्यता है, तो जिसके पास में लॉ की योग्यता होती है उसको आप लॉयर कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका एडवोकेट, जैसे मैंने बताया, तो एडवोकेट उसको कहते हैं, इसके पास भी लॉ की क्वालिफ़िकेशन होती है, लेकिन यह जो होता है ये बार काउंसिल का मेंबर होता है। जो लॉ बार काउंसिल होती है ये उसका मेंबर होता है और यह अपना पक्ष रख सकता है न्यायाधीश के सामने, क्योंकि यह बार काउंसिल का मेंबर है। तो एडवोकेट आप उसको कहते हैं, वकील को, है ना। लॉयर भी वकील होता है, लेकिन जो लॉ बार काउंसिल का मेंबर होता है उसको। बैरिस्टर के बारे में कहा जाता है कि जिसने इंग्लैंड से लॉ की डिग्री प्राप्त की हो उसको बोलते हैं बैरिस्टर। और ये भी कहा जाता है कि जो उच्चतम न्यायालय में जो पक्ष रखता है न्यायाधीश के सामने उसको भी बैरिस्टर कहते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, आप भी शायद इसको समझ रहे होंगे। और नेक्स्ट है आपका बैलेट ऑफिसर। बैलेट ऑफिसर को हिंदी में कहते हैं मतपत्र अधिकारी। आप जो देखते हैं जो 18 साल धारित युवक युवतियां होती हैं वो अपना मत देने के लिए योग्य मानी जाती हैं, वो चुनाव में अपना प्रतिभाग कर सकती हैं। तो वहाँ पर जो अधिकारी होता है जो ये मतपत्र की देखरेख करता है, जो वहाँ पर देता है आपको कि ये, क्योंकि अब जो ग्राम प्रधान के से चुनाव होते हैं, छोटे स्तर पर चुनाव होते हैं, वहाँ पर मशीन से चुनाव नहीं होते हैं। जो बैलेट मशीन आती है, बैलेट मशीन वहाँ नहीं होती है, बैलेट पेपर के माध्यम से ही वहाँ पर चुनाव किया जाता है। तो वो दिया जाता है, वो मिलान करते हैं उसमें से कि आप उसमें आपका नाम है कि नहीं सूची में है। तो ये मतपत्र अधिकारी वहाँ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें शब्द ब्रोवर। बारोवर उसको बोलते हैं। बोरो का मतलब होता है ऋण, जो ऋण हम लेते हैं, बोरो का मतलब ऋण होता है। और बोरोवर का मतलब जो ऋण लेता है, जिसने किसी से उधार लिया है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ऋणकर्ता, ठीक है। जिसने ऋण कर लिया है अपने ऊपर, जो ऋणी है किसी का, उसको हम कहते हैं बोरोवर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर को हम कहते हैं व्यापार प्रबंधक, क्योंकि बिजनेस का हिंदी रूपांतरण ही होता है व्यापार और मैनेजर का होता है प्रबंधक, इसलिए बिजनेस मैनेजर को हम इसमें कहते हैं व्यापार प्रबंधक। नेक्स्ट, यदि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि नेक्स्ट है आपके सामने एक शब्द है जिसको हम कहते हैं बिब्लियोग्राफर। अब बिब्लियोग्राफर क्या है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं संदर्भ सूचीकार। और बिब्लियोग्राफर जैसे आप देखते हैं कि जो लाइब्रेरी होती है, पुस्तकालय, वहाँ पर ये सूची बनाने का कार्य करते हैं। और बिब्लियोग्राफर को हम ग्रंथ सूचीकार भी कहते हैं। जो सीरियल वाइज उसको लगाने का काम करते हैं उसको हम कहते हैं बिब्लियोग्राफर। नेक्स्ट है आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसको शॉर्ट में BDO के नाम से भी जानते हैं।
और ब्लॉक का यदि आपको शाब्दिक अर्थ देखें, इसका खंड होता है। ब्लॉक का मतलब खंड, डेवलपमेंट अर्थात विकास, ऑफिसर अधिकारी। इसलिए ये तीनों का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखते हैं तो इसका हिंदी रूपांतरण होता है खंड विकास अधिकारी। ठीक है, इसी को हम बीडीओ कहते हैं। और एक शब्द आपका यहाँ पर आता है जिसको हम कहते हैं वीडीओ, वीडीओ। यहाँ पर बीडीओ और ये जो आपका है यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो और बीडीओ, इन दोनों में अंतर होता है। ये जो आपका वीडीओ है इससे अभिप्राय है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इसको हम कहते हैं हिंदी में ग्राम्य विकास अधिकारी। और ये जो बीडीओ है, बीडीओ का होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसको हम कहते हैं खंड विकास अधिकारी। तो ये आप समझ गए होंगे दोनों को अच्छी तरीके से कि बीडीओ और जो वीडियो है इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं और आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें पहला है इसमें कैंडिडेट। कैंडिडेट का जो इंग्लिश से हिंदी रूपांतरण है उसका अर्थ होता है प्रार्थी या अभ्यर्थी। क्योंकि जब भी यदि आप इंडिविजुअल कोई पत्र लिखते हैं तो उसमें हम प्रार्थी या अभ्यर्थी, स्वयं के लिए प्रार्थी या अभ्यर्थी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश में जहाँ पर कैंडिडेट लिखा होगा तो कैंडिडेट का मतलब है कि जो आवेदन दे रहा है या जो प्रार्थना पत्र लिख रहा है वो उसको हम प्रार्थी या अभ्यर्थी के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका इसमें केयर टेकर। ठीक, नेक्स्ट है आपका केयर टेकर। अब केयर टेकर शब्द आप देख रहे हैं, केयर इसमें लिखा हुआ है केयर, केयर का मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, तो केयर टेकर को हम हिंदी रूपांतरण की यदि बात करें तो उसको हम कहते हैं रखवाला, रखवाला या देखभाल करने वाला। ठीक है, अब जैसे घर होते हैं, बहुत से लोग ऐसे क्या करते हैं कि अपने घरों की देखभाल करने के लिए केयर टेकर रख देते हैं, जैसे कि वो किसी दूसरे शहर में या कहीं दूसरे देश में कहीं यदि वो रहते हैं, जॉब करते हैं और कहीं दूसरे देश में उनका घर है, दूसरे शहर में उनका घर है, तो वहाँ पर यदि वो रोज़ नहीं पहुँच पाते हैं तो वह उनके लिए वहाँ पर एक केयर टेकर रख देते हैं ताकि वो उनके घर की जो है वो देखभाल करते रहें। तो इस केयर टेकर का अर्थ है रखवाला, देखभाल करने वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर ये शब्द आपके लिए है चेयरमैन। अब चेयरमैन को हम हिंदी में कहते हैं अध्यक्ष। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द हैं टेक्निकल शब्द, जैसे मैंने कल आपको सेक्रेटरी बताया था, ये चेयरमैन है। ठीक है, अकाउंटेंट बताया था, तो ये शब्द आप ध्यान रखिएगा, आगे चल करके आपको इन सब का इस्तेमाल करना होगा। कहीं आपको जैसे मान लो कोई सोसाइटी या कोई ट्रस्ट यदि आप रजिस्टर्ड कराते हैं तो ये सब पद हैं, पद के नाम हैं। इन पद वहाँ पर पदों का सृजन किया जाता है, चुनाव किया जाता है कि कौन सा पद किस व्यक्ति को दिया जाए। तो चेयरमैन अर्थात अध्यक्ष, अध्यक्ष का मतलब जो संस्था सोसाइटी है उस जो सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है उसको हम अध्यक्ष कहते हैं, जो उस पूरे कार्यालय की जो देखभाल करता है वो हमारा कार्यालय अध्यक्ष होता है, संस्था अध्यक्ष इसको हम कहते हैं। तो ये चेयरमैन है, चेयरमैन का मतलब होता है अध्यक्ष। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट शब्द जो है वो नेक्स्ट शब्द है हमारा कलेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है हमारा कलेक्टर। तो अब यहाँ कलेक्टर का अर्थ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है समाहर्ता, समाहर्ता और संग्राहक। ठीक है, समाहर्ता और संग्राहक, इस यहाँ पर इसका अर्थ बताया गया है कलेक्टर का। अब संग्राहक का मतलब आप देख रहे हैं संग्रह करने वाला, तो कलेक्टर शब्द है जो कलेक्ट करने से, आप उसको थोड़ा सा अपने माइंड में याद रख सकते हैं कि कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, संग्रह करना। ठीक है, तो ये कलेक्टर का अर्थ संग्राहक यहाँ और समाहर्ता शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे आप देखते हैं कि कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला संग्राहक। ठीक है, तो जो कलेक्टर होता है, कलेक्टर शब्द
तो कलेक्टर शब्द और एक शब्द हमारा होता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो जो डीएम होता है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा ज़िले का अधिकारी होता है, और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट का, उसका सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। तो आप ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो राजस्व विभाग का, राजस्व प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है ज़िले का। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ज़िले का सबसे बड़ा मालिक माना जाता है, ठीक है। तो कलेक्टर, यदि सिर्फ कलेक्टर की बात की जाएगी तो इसको समाहर्ता और संग्राहक शब्द इसका हिंदी रूपांतरण है। और नेक्स्ट है आपका इसमें कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को हम हिंदी में कहते हैं ठेकेदार। जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि किसी चीज़ का ठेका लेते हैं फिर उसको पूरा करवाते हैं, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि टेंडर प्रणाली है, और टेंडर प्रणाली में कोई भी किसी भी कार्य को करवाने के लिए किसी भी वस्तु का टेंडर ले सकता है। तो जो हम टेंडर पास करते हैं वो हमको मिल जाता है, जो उसको काम करवाते हैं तो उसको हिंदी में जो हमें कॉन्ट्रैक्ट उसका मिल जाता है ना। सरकार जो काम उसका दे रहा है और जो ले रहा है उनके बीच में जब अनुबंध हो जाता है तो जो काम करवाने वाला उसमें होता है वो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार। उसने उसका काम करने का जो जिम्मा लिया है, ठेका लिया है। तो कॉन्ट्रैक्टर का जो हिंदी रूपांतरण है उसको हम ठेकेदार बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें शब्द कैंपेन ऑफिसर। कैंपेन ऑफिसर नेक्स्ट है हमारा इसमें, और जिसका हिंदी रूपांतरण है विशेष प्रचार अधिकारी। देखो, विशेष अगर आप नहीं भी कहेंगे तो कैंपेन का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, तो प्रचार प्रसार अधिकारी कह सकते हैं। यदि ये कोई विशेष अर्थ में लिया गया है तो आप विशेष प्रचार अधिकारी भी इसको कह सकते हैं। अब कैंपेन ऑफिसर, जैसे कि कहीं पर कोई सरकार ने कोई योजना बनाई है, अब उसको जनमानस तक पहुंचाना है, उसका प्रचार प्रसार करवाना है। जब तक प्रचार प्रसार नहीं होगा, लोग जागरूक नहीं होंगे, तो एक कैंपेन ऑफिसर होता है, इसकी जिम्मेदारी होती है कि यह उन सब का प्रचार प्रसार करे, जनमानस तक उसको पहुंचाए, अधिकतम लोगों के बीच में जागरूक करे। ये काम होता है कैंपेनिंग। जो कैंपेनिंग की जाती है, प्रचार किया जाता है, तो ये इसका जिम्मा कैंपेन ऑफिसर का होता है, प्रचार प्रसार अधिकारी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा केन डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, केन डेवलपमेंट ऑफिसर, ये हमारा यहाँ पर नेक्स्ट शब्द है, जिसको हम, केन का मतलब गन्ना होता है, डेवलपमेंट विकास, ऑफिसर अर्थ होता है अधिकारी का। तो केन डेवलपमेंट ऑफिसर को हम हिंदी में कहते हैं गन्ना विकास अधिकारी, ठीक है, जिसका काम ही होता है कि गन्ने की नई नई जो किस्में हैं उनको ध्यान में रखना, उनको डेवलप करवाना, ये सब गन्ना विकास अधिकारी का काम होता है। अगर आपको गन्ने से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, कोई शिकायत है, तो आप जो आपके ज़िले में गन्ना विकास अधिकारी हैं आप उनसे मिल सकते हैं। मिल करके अपनी शिकायत और अपनी समस्या का जो समाधान है आप इनसे ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका इसमें कंट्रोलर। कंट्रोलर शब्द जो है ये कंट्रोल शब्द से बना हुआ है। कंट्रोल का अर्थ होता है नियंत्रण करना, नियंत्रण, ठीक है। अब जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर मतलब जो व्यक्ति उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रण में रख रहा है, ठीक है, तो इसलिए उसको कहते हैं नियंत्रक। कंट्रोलर मतलब नियंत्रक। क्योंकि जो वर्ब होती हैं, वर्ब में यदि हम ER लगा देते हैं तो यह एक उस व्यक्ति को दर्शाने लग जाते हैं। जैसे प्ले का अर्थ होता है खेलना, ठीक है, प्ले में अगर ER लगा देते तो हो जाता है प्लेयर, अर्थात खेलने वाला। हाँ,
तो इस तरीके से आप इसी भी कंट्रोलर में, कंट्रोल में ER लगा दिए तो कंट्रोलर हो गया, यानी नियंत्रक जो किसी पर नियंत्रण रख सकता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर को हिंदी में हम कहते हैं समन्वयक। समन्वयक बोलते हैं इसको। अब समन्वयक होता क्या है इसको थोड़ा सा आप समझिए। कोऑर्डिनेशन का कार्य, जैसे आप देखिए कि जब कोई बड़े स्तर से प्रशासनिक कार्य किया जाता है या कंपनीज जो होती हैं प्राइवेट सेक्टर की, वहाँ पर भी आप इस पोस्ट को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बात तो हम डिपार्टमेंट की कर रहे हैं। तो यहाँ जब मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट है, कोई प्रशासन है, जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन कोई काम करवा रहा है, जैसे मान लीजिए कि जो चुनाव निर्वाचन अधिकारी होता है हमारा, उसको क्या है कि चुनाव करवाना है। तो अब ये चुनाव की जो प्रक्रिया होती है काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, एक आदमी सभी कामों को नहीं कर सकता है, ठीक। तो अब उसके लिए क्या है कि उन्होंने सब उसमें छोटे छोटे जो हैं, चाहे टीचर्स हो चाहे अन्य डिपार्टमेंट के व्यक्ति हों, सबको ले करके एक टीम बनाई जाती है और उस टीम के ऊपर एक समन्वयक बनाया जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेटर, एक कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है जो उन सभी को आपस में जोड़े हुए रखता है, सभी को जानकारी उपलब्ध कराता है, सभी से आप कह सकते हैं काम लेता है, वो सबसे रिपोर्ट लेता है, रिपोर्ट ले करके वो ऊपर उस रिपोर्ट को परस्यू करता है, ठीक। तभी जा कर के वो एक काम अच्छी तरीके से हो पाता है। तो आप देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन शब्द से ये बना हुआ है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय स्थापित करना। तो समन्वय जो स्थापित करता है कोऑर्डिनेटर, उसको हम कहते हैं समन्वयक कहते हैं, ठीक है। तो समन्वयक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा समन्वयक से क्या अभिप्राय है। तो नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट है आपका काउंसलर। काउंसलर को हम हिंदी में कहते हैं पार्षद। पार्षद कहते हैं। अब पार्षद का क्या अभिप्राय है ये भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा याद रखना आसान हो जाता है। संविधान में जब 74वां संशोधन हुआ था तब उसमें यह ऐड किया गया था कि नगर स्तर पर भी उसका, जैसे नगर स्तर पर हमारे नगर निगम होते हैं, नगर पालिका होती है, इसमें चुनाव की व्यवस्था बनाई गई थी। और उस चुनाव की व्यवस्था में जो ये हमारे काउंसलर होते थे, पार्षद, काउंसलर का मतलब आप कह सकते हैं कि सलाहकार जो होते हैं। कुछ क्षेत्र होता था, उस क्षेत्र में पार्षद चुने जाते हैं। जैसे आप देखें कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ पर कई गांवों को मिला करके एक प्रधान का चयन किया जाता है। वैसे ही शहरी क्षेत्र जो नगर निगम के अंडर में जो क्षेत्र आता है वहाँ पर पार्षद चुने जाते हैं, पार्षदों का चुनाव होता है। तो ये जो प्रणाली जो लागू की गई थी, ये 74वें संशोधन में संविधान में लागू की गई थी। तो इसके अंडर में पार्षद का चयन होता है, ठीक है। तो पार्षद का मतलब आप कह सकते हैं सलाहकार है, जो क्षेत्र में देखता है कि क्या हमारे क्षेत्र में हो रहा है, वो व्यवस्था कराना, देख रेख करना, लोगों को सलाह उपलब्ध कराना। तो ये काम पार्षद का होता है और ये हर 5 वर्ष में इन पार्षदों का चयन होता है। तो काउंसलर का मतलब पार्षद, ये हमारे कहाँ होते हैं, जो नगर निगम के अंडर में जो आता है शहरी क्षेत्र, वहाँ पर इनका चयन किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका इसमें कैटल डेवलपमेंट ऑफिसर। जो कैटल डेवलपमेंट ऑफिसर है, अब कैटल का मतलब पशु होता है, CATTLE कैटल डेवलपमेंट ऑफिसर, इसका अभिप्राय है। तो कैटल का मतलब तो पशु हो गया, डेवलपमेंट ऑफिसर मतलब विकास अधिकारी। तो ये पशु विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। ये पशु विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है। तो आप शायद आपको समझ में भी आ गया होगा, कैटल डेवलपमेंट ऑफिसर। अब नेक्स्ट आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर भी कुछ समझने में कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा। लेकिन आप थोड़ा सा, आपको क्या करना है कि इसके नोट्स ज़रूर आपको बनाने हैं, इनको लिखना ज़रूर है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप जब तक नोट्स नहीं बनाते हैं तब तक, जब तक हम किसी चीज़ को अपने हाथ से नहीं लिखते हैं, टच हम नहीं करते हैं, तो वो हमारे मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाती है। जब आप सुनते हो, आपने सुना, देखा, और यदि आप इसको लिख लेंगे, फिर आप जैसे आप उसको 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो यह बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाएगी। तो ये ज्ञान एक ऐसा है जो कहते हैं कि बार बार अभ्यास से आता है, तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका इसमें सेंसस ऑफिसर। तो सेंसस ऑफिसर का क्या काम है, मैंने आपको शायद इसके बारे में एक बार बताया भी था। इसको हम सेंसस ऑफिसर को हम हिंदी में कहते हैं जनगणना अधिकारी। अब जनगणना होती है, चाहे आर्थिक जनगणना भी होती है कि लोगों की कैसी तरक्की हो रही है, लोग कितने पैसे वाले हो रहे हैं, लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, इसकी भी गवर्नमेंट जनगणना करवाती है। और हमारे देश में जनसंख्या का स्तर कैसा है, कितनी जनसंख्या अब हो गई है, पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई है, पुरुष जनसंख्या कितनी है, बालकों की जनसंख्या कितनी है ना, तो ये महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। तो ये सब गणना करने के लिए हर 10 साल पर सरकार जो है वो जनगणना करवाती है। और इसको करवाने वाले जो अधिकारी होते हैं उनको हम कहते हैं सेंसस ऑफिसर, ठीक है। उनको हम सेंसस ऑफिसर के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपका, इसमें आप देखिए कैशियर, है ना। ये शब्द आपने सुना होगा, कैशियर। अब कैशियर शब्द जो है वो कैश शब्द से बना है, कैश। और जो इसमें बताएं कि जो बैंक में होंगे उनको अच्छी तरीके से पता है कैशियर, और जो बैंक जाते हैं उनको भी अच्छी तरीके से पता है कैशियर का, ठीक है। तो बैंक में आप जब जाते हैं तो जो आपको पैसा देते हैं, लाइन लगानी पड़ती है, हमको फॉर्म भरना पड़ता है, फिर लाइन में लग करके हम जब वहाँ पहुँचते हैं कैश लेने के लिए, तो जो सामने आपके बैठा हुआ होता है उसको हम लोग कैशियर कहते हैं, क्योंकि वो आपको कैश दे रहा है, ठीक है। और जो कॉमर्स स्ट्रीम के जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी अच्छी तरीके से पता होता है कैशियर के बारे में, क्योंकि उसमें क्रेडिट, डेबिट, कैश, रोकड़, इन्हीं के बारे में उसमें आपको ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। तो कैशियर शब्द जो है वो कैश शब्द से बना हुआ है, ठीक। और कैश को हम हिंदी में कहते हैं रोकड़, है ना। रोकड़ मतलब धन, पैसा, रुपया। तो कैशियर को हम हिंदी में कहेंगे रोकड़िया, ठीक। क्या कहेंगे, रोकड़िया इसको हम कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चांसलर। चांसलर को हम हिंदी में कहते हैं कुलपति। जो हमारे विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ पर ये हमारा पद होता है चांसलर का। तो ध्यान रखिएगा, चांसलर को हम कहते हैं क्या, कुलपति। अच्छी तरीके से ध्यान रखना है आपको, और बार बार सभी चीज़ों का लिखित अभ्यास करना है, आपको ध्यान हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प्स। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ स्टैम्प्स, और चीफ का मतलब होता है मुख्य, ऐसा आप सभी जानते हैं। तो चीफ हम प्रधान को भी कहते हैं, ठीक है। जो प्रधान मुख्य का ही एक सिनोनिम आप कह सकते हैं। चीफ का मतलब मुख्य भी होता है, प्रधान भी होता है। तो जो प्रधान का मतलब जो बड़ा होता है ना। मुख्य का मतलब भी जो सभी में सबसे प्रमुख होता है, सबसे अलग होता है, सबसे बड़ा होता है। तो जो स्टैम्प होते हैं, स्टैम्प की बिक्री होती है, स्टैम्प को जो नियंत्रित करते हैं, देखते हैं,
तो वो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ स्टैंप होते हैं, जिनको प्रधान स्टैंप निरीक्षक हम कहते हैं। प्रधान स्टैंप निरीक्षक के नाम से ये पोस्ट होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है सर्किल इंस्पेक्टर। सर्किल इंस्पेक्टर, सर्किल इंस्पेक्टर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है हल्का। सर्किल का मतलब होता है हल्का, और ये जो भाषा है ये पुलिस डिपार्टमेंट की भाषा है। वहाँ पर हल्का शब्द जो है वो लाइट वाला नहीं होता, लाइट मतलब हल्का वेट वो वाला नहीं है। सर्किल को ही हल्का बोलते हैं। हल्का का मतलब होता है क्षेत्र, है ना। और सर्किल का मतलब यहाँ गोला नहीं होता है, ठीक है। तो इस सर्किल का मतलब क्षेत्र है ना, क्योंकि वहाँ पर इंस्पेक्टर जो बनाया जाता है, अगर आप देखेंगे कि जितने भी व्यक्ति हमारे देश में हैं तो उन सभी का एक थाना लगता है ना। थाना एड्रेस में जब आप देखते हैं विलेज, पोस्ट, तहसील और थाना, सबका थाना अलग अलग है। और उस थाने में जब आप देखते हैं कि उस थाने का भी क्षेत्र है ना, तो वो जो क्षेत्र है वहाँ पर जो इंस्पेक्टर बनाए जाते हैं, है ना, उनका एक क्षेत्र होता है कि आप बस इसी क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। इस क्षेत्र के बाहर यदि कोई मैटर है तो वो आप उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं, वो फिर उसका एक दूसरा क्षेत्र होगा। तो आपका एड्रेस में, आपके एड्रेस में जिस प्रकार से जो आपका थाना आता है वहीं पर जा कर के अपनी समस्या बताते हैं, वैसे भी वही इन लोगों की भी पोस्टिंग होती है, इंस्पेक्टर की भी पोस्टिंग होती है कि वो भी जो मैटर को देख सकते हैं, वो उनका एक दायरा है, उसी दायरे में ही वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर सर्किल का मतलब हल्का, और हल्का का मतलब होता है क्षेत्र से। तो इनका एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र के निरीक्षक हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं हल्का निरीक्षक। सर्किल इंस्पेक्टर मतलब हल्का निरीक्षक, कि आपके हल्के का, आपके क्षेत्र का इंस्पेक्टर कौन है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट शब्द हमारे पास में है कमिश्नर, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है कमिश्नर। तो कमिश्नर शब्द तो बहुत लोग जानते हैं, कमिश्नर ही ज़्यादातर लोग सुनते हैं। तो लेकिन इसको हिंदी में जो हम कहते हैं, इसको हिंदी में हम कहते हैं आयुक्त। ये थोड़ा सा आप देखते हैं कि जब आप शहर में कहीं जाते हैं तो आपको लिखा हुआ मिल जाता है आयुक्त आवास, ठीक। तो वो हमारा कमिश्नर होता है। इसकी स्पेलिंग भी याद रखिएगा, कई बार एग्ज़ाम में ये कमिश्नर पूछा गया है कि कमिश्नर का हिंदी रूपांतरण क्या है, ठीक। तो कमिश्नर को हम कहते हैं आयुक्त, ठीक है, याद रखिएगा अच्छी तरीके से। और नेक्स्ट है आपका चीफ व्हिप। चीफ व्हिप क्या है ये थोड़ा सा आपको समझना है। और चीफ का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, मुख्य होता है, प्रमुख होता है, प्रधान होता है। अब व्हिप की बात है तो इसको हम हिंदी में कहते हैं सचेतक। तो चीफ व्हिप को हम कहते हैं मुख्य सचेतक। अब इसका कहाँ पर ये पोस्ट कहाँ होती है, आप देखते हैं, शायद आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमारी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, अब हमारे यहाँ सदन हैं, 2 सदन होते हैं, है ना, लोकसभा और राज्यसभा, उच्च सदन और निम्न सदन। तो उच्च सदन कौन सा है और निम्न सदन कौन सा है आपको पता होगा, उस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। तो इसमें क्या है कि सरकार तो किसी एक पार्टी की बनती है, ठीक है, जो बहुमत में आती है, या फिर मिलजुल करके हम सरकार बनाते हैं। तो सभी व्यक्ति तो मिल करके सरकार बनाते नहीं, कुछ तो विपक्ष में रहते हैं, है ना। 3-4 पार्टियां खड़ी हुई हैं चुनाव के लिए, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 पार्टियां 3 पार्टियां मिल करके गठबंधन करके अपनी सरकार बनाती हैं। लेकिन अगर सभी मिल करके सरकार बना लें तो फिर मैंने तो शायद ऐसा देखा नहीं, मैं भी हुआ हो तो कभी कह नहीं सकता। तो उसमें क्या है कि जब कार्रवाई होती है, सदन में कार्रवाई होती है, तो वहाँ पर प्रत्येक पार्टी अपना, वहाँ जो कार्रवाई होगी वहाँ की जो कार्रवाई के बारे में क्वेश्चनिंग करना, है ना। और जब वोटिंग हो तो अपने अपने जितने भी उनके पक्षधर है
उनके और मेंबर्स हैं उन सभी का जो वोट है वो डलवाना, आवाज़ उठाना अपनी तरफ से विपक्ष की तरफ से, इसको कहते हैं विपक्ष का नेता। तो चीफ व्हिप हर कंपनी हर पार्टी वहाँ पर नियुक्त करती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारी लोकसभा है तो वहाँ पर कांग्रेस के जो चीफ व्हिप क्या नाम है, वो पश्चिम बंगाल से हैं, अधीर रंजन चौधरी, है ना, शायद अधीर रंजन चौधरी नाम है, वो चीफ व्हिप हैं। तभी वो ज़्यादा बार जब भी वहाँ की कार्रवाई होती है वो बार बार इंटरप्ट करते हैं, बोलने नहीं देते किसी को, और वहाँ पर अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये चीफ व्हिप का काम होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य सचेतक। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें शब्द कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन ऑफिसर, कोडिफिकेशन ऑफिसर। अब कोडिफिकेशन ऑफिसर को हम हिंदी में कहते हैं संहिताकरण अधिकारी। ये है जो पद होता है, यह पद जो हमारी न्यायालय होती है, कचहरी आप कह सकते हैं, जहाँ पर जज लोग होते हैं, जो उनका कार्यालय होता है, वहाँ पर ये पोस्ट होती है ना। तो कोडिफिकेशन ऑफिसर का काम क्या है? इसका अर्थ लिखा है संहिताकरण अधिकारी। संहिता का मतलब होता है कानून। तो जो संहिता तैयार करते हैं आप, जो नियम कानून बनाए जाते हैं, उनको क्रमबद्ध करना, व्यवस्थित करना, उनको सुरक्षित रखना और संहिताकरण करना उनका, है ना, उनको कानूनी रूप देना। तो ये संहिताकरण अधिकारी का काम होता है। तो आप याद रखिएगा कि ये हमारे कहाँ लॉ से संबंधित पोस्ट होती है, संहिताकरण अधिकारी की। नेक्स्ट है शब्द कल्टीवेटर। कल्टीवेटर। अब कल्टीवेटर को हम हिंदी में कहते हैं कृषक। ठीक है, कृषक अर्थात किसान। तो किसान को तो फार्मर कहते हैं। ठीक है, तो वो किसान को हम फार्मर कहते हैं, तो कल्टीवेटर को हम कृषक कहते हैं। ठीक है, अब आपने ध्यान दिया होगा कि वहाँ जो हम खेत को जो हम जोतते हैं, खेत जोतने को हम कहते हैं कल्टीवेट करना, कल्टीवेट, है ना। आप देखते हैं कि उपकरण भी एक होता है खेत जोतने वाला, जिसके माध्यम से हम ट्रैक्टर की सहायता से खेत की जुताई करते हैं, इसको हम कल्टीवेटर कहते हैं। तो उससे कल्टीवेटर एक उपकरण है। तो कल्टीवेट का मतलब होता है जुताई करना। तो जुताई कौन करता है? तो कल्टीवेटर सब, अब हमने कहा था TR OR लगाएंगे और OR, अब देखो इसमें OR लगा है, तो TR OR ये शब्द जो हम जोड़ते हैं तो वो एक पुरुष का रूप ले लेता है, संज्ञा बन जाता है वो शब्द। तो ये कल्टीवेटर हो गया। कल्टीवेटर मतलब जुताई करने वाला। तो जुताई कौन करता है? हाँ, किसान ही करता है ना। तो इसलिए इसको हमने कृषक शब्द यहाँ पर इसमें दिया गया है कि कल्टीवेटर का मतलब होता है कृषक। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर आप देखें, नेक्स्ट शब्द है को ओनर। को ओनर। अब ओनर का मतलब होता है स्वामी। को ओनर यहाँ पर दिया हुआ है सह स्वामी। ठीक है, सह स्वामी। को ओनर का मतलब सह स्वामी। सह स्वामी का मतलब ये है कि जितने के आप मालिक हैं उतने का ही मैं मालिक हूँ। जैसे एक पिता के 2 पुत्र हैं, 2 संतानें हैं। अब उस पिता की दौलत पर, संपत्ति पर जितना एक पुत्र का अधिकार है उतना ही दूसरे पुत्र का अधिकार है। तो वो दोनों क्या हैं? वो को ओनर हैं। ठीक है, वो दोनों के दोनों को ओनर हैं। ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, को ओनर। अब नेक्स्ट इसमें है को पार्टनर। को पार्टनर क्या होते हैं? को पार्टनर का मतलब होता है भागीदार। ठीक है, भागीदार। और ये जो आपको देखने को मिलेगा को पार्टनर, ये जैसे कि हम कोई बिजनेस करते हैं
तो उसमें सभी लोगों ने यदि बराबर बराबर हिस्सेदारी की है तो वो हमारे को पार्टनर कहलाते हैं कि हाँ ये को पार्टनर है, इन्होंने मिलजुल करके अपना साथ साथ में अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो उसको हम कहते हैं को पार्टनर। ठीक है, यानी भागीदार है। यदि कोई व्यक्ति साथ साथ रह करके कोई काम करता है तो उसको हम कहते हैं कि आप लोगों की भागीदारी से काम हुआ है, आप लोग इसके भागीदार हैं, आप को पार्टनर हैं। ठीक है, चलो ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका है इसमें कॉलमिस्ट। नेक्स्ट है आपका कॉलमिस्ट, कि कॉलमिस्ट कौन होता है। आपने देखा होगा कि कॉलमिस्ट शब्द इसमें कॉलम शब्द से बना हुआ है। ठीक है, कॉलमिस्ट शब्द कॉलम शब्द से बना हुआ है। तो कॉलमिस्ट कहते किसे हैं? कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। कॉलम से अभिप्राय होता है स्तंभ से। तो कॉलमिस्ट कहते हैं कि जो कॉलम होते हैं, कॉलम का मतलब है कि जैसे आपने देखा कि अशोक का स्तंभ होता है, अशोक का स्तंभ आपने देखा, विजय स्तंभ आपने देखा, नाम सुना होगा। तो उस कॉलम पर जो लिखावट लिखी हुई होती है, उसको जो लिखता है, जो राइटर होता है, उसको हम कहते हैं कॉलमिस्ट। ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉलमिस्ट। जो कॉलम पर लिखते हैं इसको हम कहते हैं स्तंभ लेखक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें कॉस्ट अकाउंट्स ऑफिसर। कॉस्ट अकाउंट ऑफिसर का क्या काम होता है और कौन होते हैं ये कॉस्ट अकाउंट? कॉस्ट अकाउंट का मतलब होता है, कॉस्ट का मतलब होता है लागत लेखा अधिकारी। लागत लेखा अधिकारी आपको उनका क्या काम है कि ये पहले अनुमान लगाते हैं कि इसमें कितनी लागत लगेगी, या जैसे आप मान लो कि PWD है, लोक निर्माण विभाग। ठीक है, PWD इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? लोक निर्माण विभाग। वहाँ पर जो बिल्डिंग बनी, अब ये कॉस्ट अकाउंट ऑफिसर्स हैं उसकी ऐसे कि उसमें तो किसी को ठेका दिया जाएगा, तो वो कोई ठेकेदार उसको बनवाएगा। बनवाने के बाद में अब जो उनको टेंडर दिया गया था, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग काम किया कि नहीं किया। ठीक, तो ये लागत लेखा अधिकारी देखेगा कि हाँ इसमें इतनी लागत आई, वो मटेरियल इसमें लगा कि नहीं लगा, एक काम हो गया। दूसरा कि यदि किसी आर्किटेक्ट ने बनाया है तो जो कॉस्ट अकाउंट्स ऑफिसर है वो देखेगा कि इसमें इतनी लागत, इसको बनाने में कितनी लागत आएगी। ठीक, तो ये काम जो होता है वो कॉस्ट लेखा अधिकारी के द्वारा देखा जाता है। वो इसको जज करता है कि कितना इसमें पैसा लगा, और या फिर अभी का नया बनना है तो उसमें कितना लगेगा। ये कौन देखता है? लागत लेखा अधिकारी। अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट शब्द है इसमें, इसको हम बोलते हैं कस्टोडियन। ठीक है, कस्टोडियन को हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे कस्टडियन होता है, सुने होंगे नाम ही कि इसको अपनी कस्टडी में ले लिया गया है। तो जो कस्टडियन है वो क्या काम करता है? उसको हिंदी में बोलते हैं अभिरक्षक। क्या बोलते हैं? अभिरक्षक। और ये जो शब्द है, ये शब्द आपको सुनने के लिए जो लाइब्रेरीज़ होती हैं, म्यूजियम्स होते हैं, वहाँ पर ये पद होते हैं कस्टडियन के, जो अपनी कस्टडी में किसी को चीज़ को ले करके उसकी रक्षा करते हैं। अभिरक्षक इनको बोलते हैं, अपने अंडर में रख करके उसकी रक्षा करना। तो जो रक्षा करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कस्टोडियन। तो आज की जो क्लास थी इसमें हमने आपको ये अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि आप अच्छी तरीके से इसको समझ भी गए होंगे, और जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप ज़रूर हमसे पूछिएगा, हम उसको और अच्छी तरीके से
उसको सरल करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आपको अच्छी तरीके से समझाया जाए और आपको अच्छी तरीके से बताया जाए, तभी हमारा जो पढ़ाने का जो मकसद है वो पूरा होगा, उसका उद्देश्य पूरा होगा। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिर से आपको एक नए टॉपिक में के संदर्भ में आपको पढ़ाने के लिए उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, घर पर ही रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।